अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन इन क्लासिकल ग्रीस। पिछले हमने सेशन में ये डिस्कस किया था एंशंट सिविलाइजेशन के अंदर। आज हम एजुकेशन इन क्लासिकल ग्रीस एंड रोम इसमें देखेंगे। तो क्लासिकल ग्रीस में एजुकेशन यानी कि कदीम जो यूनान था उसमें निज़ाम तालीम क्या था। जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 800 कबल मसीह से 300 कबल मसीह तक का ये जो दौर है इसको हम क्लासिकल ग्रीस दौर कहते हैं, कदीम यूनानी दौर कहते हैं। इसमें क्या होता था, एम्फोसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। यूनान में फिलोसफी इमर्ज हुई हुई थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लोग थे उनका जो वे ऑफ एजुकेशन था वो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी था। पॉन्डरिंग के जरिए वो खोज लगाते थे हर चीज की, जो भी वो अपने इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द देखते थे उस पर वो सोचो विचार करते थे, गौर फिक्र करते थे। और अपनी गौर व फिक्र के जरिए अपनी दानिश को इस्तेमाल करते हुए अपने जो अकली दलाइल थे उन अकली दलाइल की मदद से वो किसी मसले का या वो जो सवाल उनके जहनों में जन्म ले रहा होता था उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। और जब हम अपनी अकल के जरिए, अकली इस्तदलाल के जरिए या गौर फिक्र के जरिए किसी मसले का हल या किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको हम फिलोसॉफिकल अप्रोच कह रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि एम्फोसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। तो ये फिलॉसफी की तरक्की और तरवीज का बहुत अहम दौर माना जाता है। और यहाँ इस दौर के जो फिलोसफर्स हैं बहुत रीनोन फिलोसफर्स हैं। आज भी हम उनको पढ़ाते हैं, पढ़ा जाता है और उनकी जो उनका काम है उसको उस पर अमल किया जाता है। तो इसमें क्या होता था जी, डिस्कशन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की जो स्कूल थे वो भी काम कर रहे थे और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स थे उन पे भी काम हो रहा था। तो इसमें आपके पास वो सोक्रेटिस का स्कूल आ जाता है, प्लेटो का स्कूल आ जाता है, अरिस्टोटल का स्कूल आ जाता है। और यहीं पे साथ हमारे पास वो सोफिस्ट काम कर रहे होते थे जो हमारे पास हम कहते हैं जो पैसे लेके बच्चों को पढ़ाते थे। जो तालीम का जो सिलसिला था वो उसको उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया हुआ था, वो भी सारे इसके अंदर मौजूद थे। प्रोमिनेंट फिलोसफर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एजुकेशन, उसमें सोक्रेटिस है, प्लेटो है और अरिस्टोटल है। तो आगे हमारे पास यूनान के अंदर ही जो स्पार्टन एजुकेशन, यूनान के हमने दो पढ़े हुए हैं जी। यूनान के जो दो मशहूर शहर हैं एथेंस और स्पार्टा, इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हमारा जो यूट्यूब पे प्रोस्पेक्टिव टीचर है उसके ऊपर इसकी दो वीडियोस भी, स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम क्या है और एंशियंट ग्रीक एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसमें होमरिक पीरियड है, उसमें न्यू होमरिक पीरियड है। तो स्पार्टन एजुकेशन, एथनीनियन एजुकेशन सिस्टम, इस पे वीडियोस मौजूद हैं, मजीद डिटेल आप वहां से भी देख सकते हैं इसके बारे में। तो द अगोच है, द अगोच जिसको हम स्पार्टन एजुकेशन कहते थे, इसका जो मेन एम्फोसिस होता था वो फिजिकल ट्रेनिंग पे था। क्योंकि स्पार्टा वाले जो लोग थे वो बड़े जंगजू लोग थे, बड़े वॉरियर्स थे, बड़े सिविलरी पीपल थे। ये कहते थे कि तालीम का असल मकसद जिस्मानी तंदुरुस्ती, जिस्मानी सेहत, जिस्मानी तौर पे बड़े मजबूत लोग होने चाहिए। अगर जिस्मानी तौर पे लोग मजबूत होंगे वो हर काम के अंदर एक्टिव होंगे, उनके उनका दिमाग भी ठीक काम कर रहा होगा, उनकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी। यहाँ पर वो आपने एक बड़ा मशहूर फिक्रा सुना हुआ है, बड़ी मशहूर कोटेशन सुनी हुई है अरिस्टोटल की, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन वाले इसको जब मोल्ड करते हैं ना, वो ये कह देते हैं एजुकेशन इज अ प्रोसेस नेसेसरी टू क्रिएट अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ठीक है, हर जो है फिजिकल एजुकेशन वाले या साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी कह देते हैं। तो जो स्पार्टन एजुकेशन थी उसका मेन एम्फोसिस था वो फिजिकल ट्रेनिंग पे था, मिलिट्री पर्पसेस में था, ताकि वहां पर जो लोग हों वो हमारी जो कम्युनिटी है या सोसाइटी है उसको लीड कर सके, ना सिर्फ लीड कर सके बल्कि उनका बड़ा वो एपिक इन्वायरमेंट था, वो एपिक पोएट्री को लेके चलते। एगोज कहते हैं, ये बेसिकली ये एक म्यूजिक का जॉनरा था। दी एगोज है ना जो, ये बेसिकली म्यूजिक का ही जॉनरा है और म्यूजिक की ही एक किस्म थी यूनान के अंदर, एंशियंट ग्रीक के अंदर जो इस्तेमाल की जाती थी। तो इसमें वो मिलिट्री एजुकेशन और डिसिप्लिन सिखाया जाता था लोगों को। करिकुलम की अगर हम बात करते हैं क्लासिकल ग्रीस में, क्लासिकी यूनान की जब हम निसाब की बात करते हैं तो हमें पता चलता है सब्जेक्ट्स टॉट इन ग्रीक एजुकेशन इंक्लूडिंग ग्रामर सिखाई जाती थी,
रिहॉर्ट्रिक्स सिखाया जाता था, मैथमेटिक्स सिखाई जाती थी एंड म्यूजिक सिखाया जाता था। अब यहाँ पर चूंकि वो जो अहले यूनान वाले थे, क्लासिकी जो यूनान के लोग थे, दे वर वॉरियर्स, ठीक, बड़े जंगजू किस्म के लोग थे। उन्होंने लोगों के अंदर एक जोश, जज्बा और बलबला, जो उनके जो सिपा सलार होते थे, जो उनके लीडर्स होते थे, जो उनको जंग में लीड कर रहे होते थे, उन्होंने क्या करना होता था, लोगों के जज्बात को उभारना होता था, लोगों को कन्विंस करना होता था, मुतमिन करना होता था। जिनके आगे मजमा खड़ा होता है, सिपा सलार उनको मोटिवेट कर रहा होता है, जी हमने ये जंग जीतनी ही जीतनी है, उनके जज्बा अंदर पैदा कर रहा होता था। तो वो बड़े एपिक पोइम्स होती थी। एपिक पोएम आप यूं समझें कि एपिक पोएम से मुराद ये है कि ये जंगी तराने जिस तरह के जोश वल्वला पैदा कर देते हैं, जिसमें बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, आबाओ अजदाद की बहादुरी की उनकी मिसालें दी जाती हैं। तो ये सारा सिनेरियो एपिक सिनेरियो कहलाता है। तो ये सारी चीजें क्या की जाती थी, ये बच्चों को सिखाई जाती थी। उसमें ग्रामर आ जाती, रिहॉर्ट्रिक और मैथमेटिक्स इस वजह से सिखाई जाती थी क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा क्लासिकल ग्रीस में फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट। तो फिलोसॉफिकल अप्रोचेस को यूटिलाइज करने के लिए हमारी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू एनहांस रीजनिंग स्किल। मैथमेटिक्स जो है वो रीजनिंग स्किल पे ही बेस कर रही होती है, और एंड म्यूजिक। तो उसके बाद है जी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट स्किल्स। वो बात आ गई ना, पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट स्किल्स, ताकि आप लोगों की एफर्ट्स को अपने लिए गेन कर सको। इज इट क्लियर? ये रिहॉर्ट्रिक होता है कि आप जिस तरह एक स्पीच पावर, स्पीच करनी है आपने, तकरीर करनी है, मोटिवेट आपने, लैंग्वेज कौन से अल्फाज लगाने हैं, कौन से अल्फाज का चुनाव, तो ये सारा लैंग्वेज के रिलेटेड। जो कदीम हमारी तहजीब उसमें मुसव्वी का भी बहुत ये उसमें मीनिंग नहीं आ रहा। असल में यहाँ पर जो चीजें होती हैं ना यूनान के अंदर, वो सारी की सारी घूम फिर के वो वापस उसी एपिक सिनेरियो पे आती है कि भाई हमने जंगजू बनाना है बच्चों। घूम फिर के वो आपने उनको म्यूजिक सुनाना है तो जंगी तराने सुनाने हैं, आपने उनको स्टोरी सुनानी है, आबाओ अजदाद की स्टोरी सुनानी है। वो इनके वो दो मशहूर है ना, एक तो दी एलियड है और एक होमर है, दोनों ही एपिक पोएट्रीज है ना। और इसमें उन्होंने देखे किससे किसके बयान किए हुए हैं, अपने आबाओ अजदाद, अपने इंसेस्टर्स के, अपने हीरोज के किस्से बयान किए हुए हैं। और किन हीरोज के किस्से बयान किए हुए हैं, जिन्होंने जाके जंगें लड़ी, जिन्होंने फतूहात हासिल की। और बताया गया जी वो जो अजीम लीडर थे, जिन्होंने अजीम अजीम जंगें जीती हैं, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी। इलियड के अंदर और होमर के अंदर यही बताया गया कि उनकी जिंदगी कैसे थी, उनकी लाइफ के गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो वो गोल्डन प्रिंसिपल्स, वो लाइफ यहाँ पर सिखाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एंशियंट रोम आ गया, क्योंकि एंशियंट ग्रीक और एंशियंट रोम हमने इकट्ठा पढ़ना था। तो एंशियंट रोम जो है वो 753 BCE से 476 BCE तक चला है। तो इसके ऊपर चूंकि रोम वालों ने किया था, इसके ऊपर कब्जा किया था, ग्रीस के, यूनान के ऊपर इन्होंने इसको कंकर किया था, फतह कर लिया था। तो उनका जो इन्फ्लुएंस था, जो एक्चुअल फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी यूनान से ही निकल के पूरी दुनिया में फैली है। तो जब रोम वाले वहां पर गए, अहले रोम वहां पर गए, उन्होंने वहां पर कब्जा किया, वहां का उन्होंने रहन सहन देखा, स्टाइल देखी, वहां की तहजीब देखी, वहां से जो चीज उन्होंने अडॉप्ट की ना, वो फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस थी। जब फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस, बेसिकली यूनान की जो फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस थी वही उनकी एजुकेशन थी। और इसी वजह से हम ये आज भी ये कहते हैं कि जो एजुकेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एजुकेशन का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो फिलोसफी है, और फिलोसफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, एजुकेशन है। फिलोसफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एजुकेशन है, और एजुकेशन का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फिलोसफी, यानी कि फिलोसफी थ्योरी है और उस थ्योरी की प्रैक्टिस क्या है, एजुकेशन है। तो जब उन्होंने फिलोसॉफिकल अप्रोच को, रोम वालों ने यूनान की फिलोसॉफिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया, इट्स मीन कि उन्होंने उनका एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया। ठीक है, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो रोल ऑफ टीचर्स एंड प्राइवेट ट्यूटर्स आ जाते हैं इन रोमन एजुकेशन। रोमन एजुकेशन में टीचर्स का बड़ा अहम किरदार है।
और प्राइवेट ट्यूटर्स का बड़ा किरदार है, जिसको हमने सॉफिस्ट पढ़ा। करिकुलम अगर हम देखते हैं एंशिएंट रोम में, तो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उनके अंदर ग्रामर थी, रिटोरिक थी, फिलोसफी था और लॉ था। रोम वालों ने ये कोशिश की, ये अपने आप को बड़ा मुहज्जब और बड़ी तहजीब याफ्ता कौम समझते थे, सिविलाइज्ड कौम समझते थे। इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, ये लॉ लेके आए इसके अंदर ना, कि हम कवानीन साजी करें, कानून बनाएं। उसके बाद है जी एम्फसिस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर पब्लिक लाइफ एंड गवर्नेंस, कि आपने जो अपनी मुआशरती जिंदगी गुजारनी है, मुआशरे में आपने अपनी इनफरादी जिंदगी गुजारनी है, या ग्रोही जिंदगी, इज्तमाही जिंदगी गुजारनी है, ग्रुप लाइफ हो या इंडिविजुअल लाइफ हो, दोनों के लिए कुछ आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रैक्टिकल स्किल्स यूनान वाले सिखा रहे थे। और गवर्नेंस कैसे करनी चाहिए लोगों की, लोगों के हकूक फराइज का कम्युनिटी लेवल पे कैसे ख्याल रखना चाहिए, वो भी ये तालीम के अंदर बताते थे, कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हम सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, क्यों हाफसा? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी डिस्कशन ऑन द एजुकेशन ऑफ एलीट रोमन्स वर्सेस कॉमनर्स। तो ये जो अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट वहां पर भी मौजूद था, आज भी मौजूद है, और ये हमेशा मौजूद रहेगा। वहां पर भी जो एलीट क्लास थी, जो बुर्जुआसी थे, जो बुर्जुआ क्लास थी, बुर्जुआ क्लास कहते हैं जो एलीट क्लास होती है, ठीक है, जो रूलिंग क्लास होती है, हाई सोसाइटी, ठीक है। तो उसको, जो बुर्जुआ क्लास थी या एलीट लोग थे, एलीट क्लास थी, उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम अलग था। और जो मेरे जैसे, आप जैसे कॉमनर्स थे, उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम अलग होता है। पाकिस्तान के अंदर भी देख लें, एलजीएस देख लें, सिटी स्कूल देख लें, वो आप एचिसन कॉलेज देख लें, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, किंगस्टन कॉलेज देख लें, तो वहाँ का तो इन्वायरमेंट बड़ा अलग है। तो सोशल मोबिलिटी की ये बात करते थे थ्रू एजुकेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। ये कहते थे कि एजुकेशन के जरिए हम सोशल मोबिलिटी लेके आएंगे, यानी कि सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव मुस्बत चेंज लेके आएंगे, तब्दीली लेके आएंगे। लोगों को उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चलेगा, उनको उनके रोल का पता चलेगा, सोशल रोल्स का पता चलेगा, और हर बंदा अपने सोशल रोल को बखूबी सर अंजाम देगा। अगर हम इसकी कंक्लूजन देखें एंशियंट ग्रीस की और रोमन एंशियंट रोम की, तो ये जो व्हाइट लाइंस आपको नीचे 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बिलोंग्स टू कंक्लूजन। तो कॉमन एम्फोसिस ऑन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट रोम वालों का और यूनान वालों का। जो मुश्तरका इनका जो मुश्तरक थी इनके एजुकेशन सिस्टम में था, वो मुश्तरक चीज क्या थी, कि इन दोनों का झुकाव था, जो एम्फोसिस था, वो लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जहनी नशोनुमा, और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, एक फिलोसॉफिकल अप्रोच डेवलप करने पे था। वेरिड अप्रोचेस एंड सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स की, कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की बुनियाद पे इनकी जो बच्चों तक चीजें पहुंचाने, नॉलेज ट्रांसमिशन करने के जो मेथड्स थे वो अलग थे। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले डिफरेंट स्क्राइब्स इस्तेमाल किए जाते थे एंशियंट इजिप्ट और एंशियंट चाइना में, यहाँ पर अब लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाने लगे, ठीक है। एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ फिलोसॉफिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, कि इन्होंने क्या किया, जो यूनान वालों की जो लेगेसी थी, जो उनकी अच्छी चीज इनको लगी, वो फिलोसॉफिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस थी, जिनको इन्होंने कंटिन्यू किया। तो ये तो था हमारे पास एंशियंट ग्रीस और एंशियंट यूनान के अंदर एजुकेशन सिस्टम का एक ब्रीफ सा पर्सपेक्टिव। होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझे बता दें। ये आप सब कोई